भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रम के कारण उन्हें लाभ हुआ। चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। तो यहाँ पे है मानसून के आगमन से ये फिगर दिखाया गया है कि मानसून का आगमन हो तो लोग यहाँ पे बारिश हो रही है, लोग जा रहे हैं उड़ करके बारिश से बचने के लिए। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर एवं 20 डिग्री अक्षांश है। ये अक्षांश है, ये 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण के बीच रहता है। तो उष्णकटिबंधीय जो मानसून का क्षेत्र वो कहाँ रहता है? 20 नॉर्थ और 20 साउथ के बीच में रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंड होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्थल और जल का ठंडा होता है, गर्म और ठंडे होने के कारण की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत का जो स्थल भाग होता है वहाँ पे निम्न दाब होता है, क्योंकि गर्म होता है तो गर्म होगा तो वहाँ पे निम्न दाब होगा, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब होगा, क्योंकि वहाँ पे वेपर होंगे। जो समुद्र में वाटर है वहाँ पे वेपर होंगे, आर्द्रता होगी, उनके जो विंड है उनमें आर्द्रता होगी, इसलिए वहाँ पर उच्च दाब होगा। जबकि जो स्थल हैं वो समुद्र की अपेक्षा गर्म होते हैं, तो यहाँ पर जो है निम्न दाब होगा। तो यहाँ है। फिर ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानी की ओर खिसक जाती है। तो जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किधर खिसक जाता है? अभिसरण की जो क्षेत्र की स्थिति है वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मानसून गर्त मतलब कि जो ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र है वो खिसकती हैं, इन्हीं को ही खिसकते रहते हैं, तो इन्हीं को ही मानसूनी गर्त कहा जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। तो हिंद महासागर का जो मेडागास्कर के पूरब में इस साइड में, मेडागास्कर के पूरब में इस साइड में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर जो है उच्च दाब होता है। उच्च दाब होगा, उच्च दाब इसलिए होगा क्योंकि हिंद महासागर है, वाटर होने की वजह से वहाँ पे वेपर है, वेपर होने की वजह से वहाँ पे आर्द्रता मतलब वही आर्द्रता की ह्यूमिडिटी, ये वही सब होने की वजह से यहाँ पे उच्च दाब होगा। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है इसकी स्थिति और तीव्रता को इनकी स्थिति और तीव्रता को भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ पे जो सन है उसका वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, कर्क रेखा पर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास की एरिया में गर्म पड़ती है। तो तिब्बत का पठार गर्म होता है ग्रीष्म ऋतु में। गर्म होने की वजह से वहाँ पे जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा में उच्च दाब का निर्माण होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पे गर्म होने की वजह से वहाँ पे नीचे तो निम्न दाब होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, क्योंकि वेपर होकर के ऊपर उठती है ना, तो वेपर ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर के ये क्या बनाती हैं? उच्च दाब बनाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धारा है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके वहाँ पे उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का तथा भारतीय महाद्वीप के उत्तर के ऊपर
उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधाराओं का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्मी के मौसम में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का जो हिमालयन वाला एरिया है, जब गर्मी का मौसम आता है तो हिमालयन वाले एरिया में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का, और जो भारतीय प्रायद्वीप है जो पेनिनसुलर वाला एरिया है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधारा, ऊपर पश्चिमी जलधारा नीचे पूर्वी जलधाराओं का प्रभाव होता है। तो यह अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है ये देख रहे हैं, तो यही है ICT इसी को पढ़ करते हैं। तो ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। तो ये जो होता है अभिसरण क्षेत्र होता है, ये जो क्या होता है कि इस समय विषुवतीय अक्षांश में जो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि सन जब वहाँ पे होता है विषुवत वृत्त पर होता है तो वहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। और निम्न दाब के क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से जो उत्तर पूर्व की हवाएं हैं, ऊपर की हवाएं, और नीचे जो दक्षिण पूर्व की हवाएं हैं वो व्यापारिक पवनें आती हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे उत्तर पूर्व, जैसे मान लीजिए ये है उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र और ये है दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, और यहाँ पे विषुवत रेखा है, यहाँ पे निम्न दाब है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र, और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र। उच्च दाब का क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे हवाएं बहुत डेंस हैं, ह्यूमिडिटी है उसमें, आर्द्रता है, और ये जो है इन दोनों में, और यहाँ पे हवाएं जो है विरल हैं, यहाँ पे की हवाएं जो है निम्न दाब है, मतलब कि यहाँ पे विरल है, इनमें आर्द्रता नहीं है, ये शुष्क है। तो इन्हीं जगहों को घेरने के लिए यहाँ से और यहाँ से ये दौड़ करके इधर आती हैं। तो यहीं पे जो है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होती है। तो जो ये जहाँ पर ये मिलती हैं, ये विषुवत वृत्त जो खींचा गया है उसके समानांतर होती हैं, लेकिन सूर्य की अभिसारी गति के साथ साथ ये उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। तो ये जो ICTZ होता है, इसे ICTZ कहते हैं, शॉर्ट नेम है ICTZ जोन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सन जो है विषुवत वृत्त पर होगा तो ICTZ विषुवत वृत्त पर होगा, लेकिन जब सन कर्क रेखा पर जाएगा तो जो है विषुवत वृत्त कर्क रेखा पर की तरफ होगा। फिर जब ICTZ फिर विषुवत वृत्त पे आएगा तो ICTZ विषुवत वृत्त पे रहेगा, कर्क रेखा पर फिर नहीं रहेगा। फिर ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर आएगा सन, तो वहाँ पे ICTZ खिसक करके इधर आ जाएगा। तो यही है ICTZ। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर के ऊपर, यहाँ पर देख लेते हैं इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर में जब प्रशांत महासागर, जो दक्षिण का प्रशांत महासागर है वहाँ पे उष्णकटिबंध पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। जब वहाँ पे उच्च दाब होगा तो यहाँ पे हिंद महासागर में निम्न दाब होगा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्थिति में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसे दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 131 डिग्री पूर्व में, तथा ताहिती, डार्विन और ताहिती प्रशांत महासागर, ये है ऑस्ट्रेलिया महासागर का और ये है ताहिती। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का है हिंद महासागर का, और ताहिती प्रशांत महासागर का है। 18 डिग्री दक्षिण 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। तो मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए कहाँ के दाब के अंतर की गणना की जाती है, तो डार्विन का लिया जाता है और ताहिती का लिया जाता है। और ये डार्विन कहाँ है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में है और इसका ये है लोकेशन, और ये है ताहिती, ये प्रशांत महासागर वाले एरिया में है और ये है इसका लोकेशन में। तो ये इनके अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, तो अगर ये दाब जो ताहिती और डार्विन के दाबों का जो अंतर है, अगर उनका अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि औसत से कम
तथा विलंब से आने वाले मानसून। तो इसका अर्थ होता है कि औसत से कम है और विलंब से आने वाला मानसून है। तो यहाँ पे है डार्विन और ताहिती का जो अंतर है, ताहिती के जो परिस्थिति जो दाब है उनका जो अंतर होता है कि अगर उनका अंतर कम हुआ, ऋणात्मक हुआ, मतलब माइनस में चला गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून है। कम मानसून आएगा और विलंब से आएगा। लेकिन अगर एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, तो एल नीनो इसी से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा। तो एल नीनो के बारे में वो कह रहा है कि यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर के बहती है, तथा दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। तो दाब की अवस्था में अगर परिवर्तन हो जाता है तो इसका संबंध किससे है? एल नीनो से है। जो ये एल नीनो होती है वो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर के बहती हैं। एल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर के बहती है। तो एल नीनो क्या होती है? ये गर्म जलधारा होती है। एल नीनो गर्म होती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो साउथ दोलन का, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है इसे देख लेते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। एल नीनो का अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। बच्चा मतलब बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। तो ये जो एल नीनो की धारा होती है वो कब बहना शुरू होती है? जब क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। तो इसीलिए इन्हें एल नीनो कहा जाता है। स्पेनिश में इसका अर्थ होता है बच्चा। बच्चा मतलब बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट से विभक्ति के, क्राइस्ट मतलब क्रिसमस, वही क्रिसमस से लिया गया क्राइस्ट, तो बेबी क्राइस्ट से लिया गया यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। तो एल नीनो आ जाता है तो उसके तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, क्योंकि एल नीनो गर्म होती है ना। एल नीनो गर्म होती है इसलिए सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती हैं, और व्यापारिक पवनें क्या हो जाती हैं? शिथिल हो जाती हैं। मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो जो है कि विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती। मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है, व्यापारिक पवनें नियमित होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। तो जो मानसून का समय होता है वो जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जो मानसून आता है तो बारिश में वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है, और बारिश जो है कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसूनी प्रस्फोट या मानसून फटना कहते हैं, तथा इसे मानसूनी पूर्वी बौछारों से पृथक किया जा सकता है। तो मानसूनी फटना कहते हैं और इन्हें मानसूनी पूर्वी बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, तथा इसे मानसून पूर्वी बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अरब सागर शाखा, तो जब ये इंडिया में प्रवेश करता है तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इंडिया को जैसे ही टच करता है तो ये 2 शाखाओं में एक अरब सागर की तरफ जा रहा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये यहाँ पे है अरब सागर की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तक पहुँचता है।
तो जो अरब खाड़ी की शाखा वाली जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर की तरफ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। तो अरब सागर की जो शाखा है वो लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है, यह एक तीव्र प्रगति मतलब तीव्रता से पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। तो ये जो है 10 उस तारीख तक यहाँ ये जो अरब सागर वाली शाखा है वो मुंबई पहुंच जाती है, और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है, और ऊंचे इधर पर्वत है, पूर्वोत्तर में पर्वत है, और फिर इधर हिमालय पर्वत है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है उस तरफ हिमालय को पार करके पीछे नहीं जा पाती, आगे नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए क्या करती हैं, हिमालय से टकरा करके फिर ये वापस मुड़ जाती हैं। तो ये है के कारण मानसून पवनें पश्चिम गंगा के मैदान की ओर ये मुड़ जाती हैं, और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ और देश के मध्य भागों में पहुंच जाती हैं। इधर से ये पहुंच रही हैं, उधर से वो पहुंच रही हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। तो दोनों मिल जाती हैं, एक इधर से अरब वाली और उधर से बंगाल की खाड़ी वाली, तो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। दिल्ली में समांतर मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। तो जुलाई का जो प्रथम सप्ताह में जो मानसून होता है वो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाता है। फिर मानसून की वापसी को देख लेते हैं। अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब इस चित्र में देखते हैं हम लोग, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है, और ये जो है मानसून वापसी सितंबर में प्रारंभ होती है, और मध्य अक्टूबर सितंबर में प्रारंभ होती है, और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह पीछे हट जाता है। तो उत्तरी भाग में मध्य अक्टूबर तक तो पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है, और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। तो दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में वापसी हो जाती है। द्वीपों पर लेकिन उत्तर भारत में अक्टूबर में होती है। उत्तर भारत में अक्टूबर में ही वापसी हो चुकी होती है, और लेकिन दक्षिण भारत में वापसी जो है दिसंबर तक होती है। फिर यहाँ पे देखते हैं द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। तो द्वीपों पर मतलब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहाँ पर जो मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है यहाँ पे द्वीपों पर दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है वहाँ पे द्वीपों पर। फिर मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। दिसंबर से स्टार्ट होती है, जनवरी तक हो जाती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु से प्रभाव में होता है। जब ये दक्षिण में मतलब साउथ इंडिया में ये वापस जा रही होती है, तो उस टाइम जो है उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद ऋतुओं के बारे में देख, यहाँ हम भारत में मानसून के आगमन को मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से 1 जून को मानसून यहाँ पर आता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक अरब सागर की शाखा, एक इधर से होकर के यहाँ से होकर के ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक इस तरफ से जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। तो ये 1 जून को जा रहा है, 1 जून को यहाँ पे पहुँचा। फिर ये 1 जून वाली हवा यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यहाँ जा रही है। 5 जून यहाँ पे, 1 जून को ऐसे इधर यहाँ तक गई, 5 जून को यहाँ पे पहुँची, 10 जून को यहाँ पे उत्तर भारत में पहुँच गई, 5 जून को यहाँ पर, फिर 10 जून को यहाँ पे पहुँच गई,
फिर उसके बाद यहाँ पे 15 जून को यहाँ पे आ गई। तो 15 जून तक पूरे उत्तर भारत में मानसून आ जाता है। 10 जून तक, 10-15 जून तक यहाँ तक आ जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 जुलाई को यहाँ पे आता है, इस साइड इतना पूरा कवर हो जाता है। 1 जुलाई तो यहाँ तक पहुँच जाता है। फिर 15 जुलाई तक यहाँ तक कवर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक मानसून ये फैल रहा है। तो यहाँ से अरब सागर की शाखा है, ये वाली अरब सागर की शाखा है, यहाँ से ऐसे जा रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हैं तो ऐसे ही यहाँ पे जाएंगी। अरब सागर वाली शाखा ऐसे इधर जाएंगी। और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है इधर वाली, यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ पे हिमालयन रेंज से ये टकरा करके वापस ऐसे आएंगी। तो इसलिए देख रहे हैं ये ऐसे मुड़ गई हैं, ऐसे मुड़ गई हैं। तो यहाँ पे ऐसे जा कर के ऐसे मुड़ती हैं और मुड़ करके यहाँ पर जो है मिलती हैं, यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में मिलती हैं। अरब सागर की शाखा और बे ऑफ बंगाल खाड़ी की शाखा ऐसे दोनों मिलती हैं और यहाँ पे भारी बारिश होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो है मानसून का आगमन। यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत में मानसून का अंत, इसे इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे सितंबर में 1 सितंबर से ये स्टार्ट होने लगती हैं वापस जाने के लिए। तो 1 सितंबर में यहाँ पहुँचती हैं, वापस हो रही हैं, यहाँ से ये वापस हो रही हैं। तो 1 सितंबर में यहाँ पे, फिर उसके बाद 15 सितंबर को यहाँ आ गई, पीछे खिसक गई, यहाँ पे आ गई। फिर 15 सितंबर को 1 सितंबर को यहाँ खिसकी, इधर से आके यहाँ खिसकी। फिर उसके बाद 15 सितंबर को यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को यहाँ खिसक के आ गई, 1 अक्टूबर को यहाँ खिसक गई, पीछे खिसक रही हैं। यहाँ पे मानसून का अंत हो रहा है, ऐसे पीछे आ रही हैं वापस, यहाँ आ गई। फिर उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को यहाँ आ गई, 15 अक्टूबर को यहाँ पे आ गई। तो जब ये 15 अक्टूबर मतलब कि सितंबर के लास्ट से 15 अक्टूबर को यहाँ पे आ गई, तो उस समय यहाँ पे बहुत कड़ाके की उत्तर भारत में, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के उत्तर में इस साइड काफ़ी तेज़ कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। और उसी समय यहाँ पे सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर तक इस वाले एरिया में आ जाती हैं, इस वाले सितंबर तक यहाँ पे रहती हैं। सितंबर से ये पीछे खिसक करके यहाँ आ गई, फिर यहाँ सितंबर फिर यहाँ 15 अक्टूबर को यहाँ पे पहुँचती हैं, 1 नवंबर को यहाँ पे पहुँचती हैं इस वाले एरिया में। जब इसीलिए यहाँ पे जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है दिसंबर जनवरी में, तो उस टाइम यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है, क्योंकि ये जाता हुआ मानसून है, वापस लौटता हुआ मानसून है। तो जब यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पे सितंबर तक ये पूरी की पूरी वापस जा चुकी होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 1 अक्टूबर, तो यहाँ पे पूरे सितंबर मतलब पूरा सितंबर यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट तक ये पूरी की पूरी उत्तर भारत से वापस आकर के यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में आ चुकी होती हैं। तो उस टाइम ये साउथ इंडिया में 15 अक्टूबर में यहाँ पहुँचती हैं, 1 नवंबर को यहाँ पे, और फिर उसके बाद 15 नवंबर को यहाँ पर, फिर 1 दिसंबर को यहाँ पर। फिर देख रहे हैं, फिर ये 15 दिसंबर तक ये पूरी इंडिया को छोड़ चुकी होती हैं, 15 दिसंबर को इंडिया को छोड़ चुकी होती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है दिसंबर के समय में, तब यहाँ पे जो है हमें बारिश दिखाई देती है इस वाले एरिया में। ये तटवर्ती जो इलाका है यहाँ पे बारिश दिखाई देती है, इस वाले एरिया में हमें बारिश दिखाई देती है, क्योंकि ये वापस लौटता हुआ मानसून से बारिश होती है यहाँ पे दक्षिण भारत में। तो ये था मानसून का वापस होना, मानसून का अंत। यहाँ पर हमने देखा मानसून का अंत। फिर उसके बाद हम इसके आगे को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।